हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 64वीं बीपीएससी जो मेंस होने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। जो संभावित जो तिथि है वो जून लास्ट सप्ताह में संभावित है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो हाउ टू राइट बीपीएससी मेंस एग्जाम। तो आपको किस तरह परीक्षा में बीपीएससी मेंस में लिखना है उसके संबंध में आपको विस्तृत टिप्स रहेगा। इसको कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो सिविल सेवा परीक्षा में यह जरूरी नहीं कि अधिक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी सफल हो ही जाएगा और कम मेहनत करने वाला अभ्यर्थी सफल नहीं होगा। सफलता मेहनत के साथ साथ कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जिसकी चर्चा नीचे की जा रही है। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला जो है, उत्तर पुस्तिका की जांच करने वाले परीक्षक को इस बात की जानकारी नहीं होती कि आपने कितनी गंभीरता से पढ़ाई की है या आपकी परिस्थितियां कैसी है इत्यादि। परीक्षक के पास अभ्यर्थी के मूल्यांकन का एक ही आधार होता है और वह यह कि अभ्यर्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका में किसके स्तर के और कितने प्रभावी उत्तर लिखे हैं। आपकी सफलता या विफलता की तैयारी की भूमिका इस बात से है कि परीक्षा के 3 घंटों में आपका निष्पादन कैसा रहा, आपने कितने प्रश्नों के उत्तर लिखे, किस क्रम में लिखें, बिंदुओं में लिखें या पैरा बनाकर लिखें, रेखाचित्र की सहायता से लिखें या उनके बिना लिखें, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखें या अस्पष्ट हैंडराइटिंग में, उत्तरों में तथ्यों और विश्लेषण का समुचित अनुपात रखा या नहीं। ये सभी वे प्रश्न हैं जो आपकी सफलता या विफलता में भूमिका निभाते हैं। मतलब साफ है कि एक जो शॉर्ट में इसको समझा रहा हूँ कि जो परीक्षक होते हैं वो बिल्कुल नहीं जानते कि आपने वो कॉपियों में जो लिखी रहती है उसी के आधार पर, और आपके मन में है जो कि भूमिका जो रहती है कि कैसे लिखना है, पैराग्राफ में लिखें या क्रम में लिखें, किस क्रम में लिखें, या रेखा चित्र बनाएं या नहीं बनाएं, या स्पष्ट हैंडराइटिंग है कि नहीं है। तो ये सब है जो कि विश्लेषण का समुचित अनुपात है कि नहीं है। ये सब आपकी सफलता या विफलता में भूमिका निभाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश उम्मीदवार इतने महत्वपूर्ण पक्ष के प्रति प्रायः लापरवाही बरतते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति वर्णनात्मक होती है, अतः ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखते समय लेखन शैली एवं तारतम्यता के साथ साथ समय प्रबंधन आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेखन शैली एवं तारतम्यता का विकास सही दिशा में निरंतर अभ्यास से संभव है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को विषय की व्यापक समझ के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना। मतलब क्या होगा, आपको लेखन शैली है जो कि आपको, और एक तारतम्यता होनी चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि बीच में आप डाइवर्ट हो जाएं, इस तरह के नहीं लिखना है। तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो उत्तर लेखन के विभिन्न चरण कौन है। पहला है कि आपको प्रश्नों को समझना है। दूसरा है कि उत्तर की रूपरेखा तैयार करना है। तीसरा है उत्तर लिखना। और चौथा है उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना। तो इन पॉइंटों को थोड़ा समझते हैं। तो प्रश्न को समझना, उत्तर लेखन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण यही है कि उम्मीदवार प्रश्न को कितने सटीक तरीके से समझता है तथा उसमें छिपे विभिन्न उप प्रश्नों तथा उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है। सच तो यह है कि आधे से अधिक अभ्यर्थी इस पहले चरण में ही गंभीर गलतियां कर बैठते हैं। प्रश्न को समझने का अर्थ यह है कि प्रश्नकर्ता हमसे क्या पूछना चाहता है, और कई बार प्रश्न की भाषा ऐसी होती है कि हम संदेह में रहते हैं कि क्या लिखें और क्या छोड़ें। तो मतलब क्या है कि जनरली यह देखा जाता है कि जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं तो अब जो बीपीएससी प्रश्न पूछती है वो सिंगल लाइनें तो बहुत कम होती है, उसमें 4 या 5 वाक्यों में है जो कि आपको क्वेश्चन रहते हैं। तो हर जो वाक्य रहता है कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, तो उसमें छिपे उप प्रश्न भी रहते हैं। तो उसको और उसके संबंध को कैसे ये आपको सोचना, और इसकी तैयारी अगर आप पहले से इस तरह के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ है। जो नए हैं तो मात्र है जो कि उस टॉपिक पर ध्यान नहीं दे पाते उनके उन उप प्रश्नों पर। इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रश्न पहले चरण में ही गंभीर गलतियां
प्रश्न को समझने का अर्थ यह है कि प्रश्नकर्ता हमसे क्या पूछना चाहता। कई बार प्रश्न की भाषा ऐसी होती है कि हम संदेह में रहते हैं कि क्या लिखे और क्या छोड़े। इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रश्न को समझने की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। प्रश्न को ठीक से समझने के लिए मुझ तक 2 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला क्या है, प्रश्न के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रश्न के अर्थ कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान हैं और उन सभी में आपसी संबंध क्या है। तो आपको बताया है कि 3-4-5 वाक्यों में रहता है, तो उसको आपको क्या संबंध है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। और अंत में क्या ये पूछ रहा है इसको ध्यान देना है। प्रश्न में अंत में दिए गए शब्दों से आशय उन शब्दों से है जो बताते हैं कि प्रश्न के संबंध में अभ्यर्थी को क्या करना है। ऐसे शब्दों में विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, निरीक्षण, समीक्षा, आलोचना, समालोचना, वर्णन विवरण एवं स्पष्ट कीजिए स्पष्टीकरण दीजिए इत्यादि शामिल। तो आप जब भी प्रश्न को देखते हैं तो इन्हीं चीज़ों में है जो कि समावेश है, जो कि क्वेश्चन के अंत में रहता है। इन शब्दों के आधार पर तय होता है कि परीक्षक अभ्यर्थी से उत्तर में क्या उम्मीद कर रहा है। यह सही है कि बहुत से परीक्षक खुद ही इन शब्दों के प्रति हमेशा चौकस नहीं रहते हैं, किंतु अभ्यर्थियों को यही मानकर चलना चाहिए कि परीक्षक इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर ही उत्तर का मूल्यांकन करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को विभिन्न वर्गों में बांटकर उसके सही आशय को स्पष्ट किया, जिससे आपके उत्तर एक सही दिशा में मिल सके। तो आपको है व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए। तो इन सभी शब्दों से प्रायः समान आशय व्यक्त होते हैं। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए प्रश्न से संबंधित जानकारियाँ सरल भाषा में व्यक्त कर दे। वर्णन और विवरण वाले प्रश्नों में तथ्यों की गुंजाइश ज़्यादा होती है, जबकि व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, स्पष्टीकरण दीजिए वाले प्रश्नों में पूछे गए विषय को सरल भाषा में समझाते हुए लिखने की अपेक्षा होती है। फिर क्या है, आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष विवेचन। तो इन सभी प्रश्नों को एक वर्ग में रखा जा सकता है। ऐसे प्रश्न उम्मीदवार से किसी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों की गहरी समझ की अपेक्षा करते हैं। आलोचना शब्द से यह भाव जरूर निकलता कि अभ्यर्थी को इस पूछ गए विषय से जुड़ी नकारात्मक बातें लिखनी है, किंतु सच यह है कि आलोचना का सही अर्थ गुण और दोष दोनों पक्षों पर ध्यान देना। मोटे तौर पर अनुपात यह रखा जा सकता है कि समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण जैसे प्रश्नों में अच्छे और बुरे पक्षों का अनुपात लगभग बराबर रखा जाए, जबकि आलोचना वाले प्रश्नों में नकारात्मक पक्षों का अनुपात कुछ बढ़ा दिया जाए, अर्थात 70 से 75% तक कर दिया जाए। फिर मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्न। तो इसका अर्थ है कि किसी कथन या वस्तु के मूल्य का अंकन या निर्धारण करना। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थियों से अपेक्षा होती है कि वह पीछे पूछे गए विषय का सार्वकालिक या वर्तमान महत्व रेखांकित करें, उसकी कमियां भी बताएं और अंत में स्पष्ट करें कि उस कथन या वस्तु की समग्र उपयोगिता कितनी है। मूल्यांकन से पहले आलोचनात्मक लिखा हो या नहीं, तार्किक रूप से दोनों बातों को एक ही समझना चाहिए। मूल्यांकन की कोई गंभीर प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब उसमें मूल में आलोचनात्मक पक्ष का ध्यान रखा हो। सार यह है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्नों में अभ्यर्थी को पहले गुण और दोष बताने चाहिए और अंत में उन दोनों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस कथन या वस्तु क्या और कितना महत्व है। फिर विवेचन या मीमांसा। मीमांसा का अर्थ होता है किसी विषय को व्यवस्थित तथा संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखना कठिन नहीं होता, उस प्रश्न से संबंधित सभी संभव पक्षों को मिलाकर लिख देना पर्याप्त होता है। विवेचन वाले प्रश्नों में भी मूल अपेक्षा यही होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें किसी कथन या तथ्य की चर्चा करते हुए तार्किक व्याख्या की ज़्यादा अपेक्षा होती है। फिर है विश्लेषण। विश्लेषण तथा संश्लेषण परस्पर विरोधी शब्द हैं। जहाँ संश्लेषण का अर्थ है बिखरी हुई चीज़ों को जोड़कर एक करना होता है, वहीं विश्लेषण का अर्थ होता है किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्सों में विभाजित करना,
किसी कथन का विश्लेषण करते हुए अभ्यर्थी को अपने मन में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना जैसे संदर्भों को आधार बनाना चाहिए। प्रश्नों का तार्किक विखंडन। सरल भाषा में कहे तो तार्किक विखंडन का अर्थ है जटिल वाक्य को कुछ सरल वाक्यों में तोड़कर उसमें अंतर्निहित उप प्रश्नों की पहचान करना। सरल कथनों में तो यह समस्या सामने नहीं आती, किंतु जैसे ही जटिल वाक्य संयोजन वाले प्रश्न उपस्थित होते हैं, अभ्यर्थी की समझ, उनकी व्याख्या और अर्थबोध से जुड़ी कठिनाइयों प्रकट होने लगती है। ऐसी स्थितियों में अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से उन मात्रा सूचक या तीव्रता सूचक शब्दों पर ध्यान देना चाहिए जो प्रश्न का फोकस निर्धारित करते हैं। उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। तो उत्तर लेखन प्रक्रिया के दूसरे चरण के अंतर्गत उत्तर की एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जा सकती है। कई अभ्यर्थी इस प्रक्रिया का प्रयोग करने से बचते हैं और समय बचाने के लिए सीधे उत्तर लिखने की शुरुआत कर देते हैं। अगर उनकी लेखन क्षमता बहुत सधी हुई ना हो तो तय मानकर चलिए कि उनके उत्तर में अव्यवस्था तथा बिखराव का आना स्वाभाविक है। बेहतर यही है कि अभ्यर्थी 10 मिनट की जगह 8 मिनट में ही उत्तर लिखें, किंतु उसका उत्तर बिल्कुल सधा हुआ हो। बहुत अच्छी लेखन क्षमता वाले कुछ अभ्यर्थियों का स्तर तो इतना ऊंचा होता है कि वे प्रश्न को पढ़ते ही मन उत्तर की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और सीधे उत्तर लेखन की शुरुआत कर देते हैं। पर यह क्षमता अर्जित करना एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है जिसे हर अभ्यर्थी में नहीं पाया जा सकता। नए अभ्यर्थियों के लिए यही बेहतर है कि वे उत्तर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा समय रूपरेखा या सिनोप्सिस बनाने पर खर्च करें। रूपरेखा बनाने का अर्थ यह है कि उत्तर से संबंधित जो बिंदु अभ्यर्थी के दिमाग में हैं उन्हें किसी रफ कागज़ पर लिखकर व्यवस्थित कर लिया जाए। जरूरी नहीं कि हर बिंदु को लिखा ही जाए, यह भी हो सकता है कि अभ्यर्थी रेखा चित्र जैसे किसी फॉर्मेट में उसे तैयार कर लें। आपको मुख्य परीक्षा में बैठने से पहले रूपरेखा निर्माण का इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि परीक्षा भवन केवल कुछ आधे अधूरे संकेतों से ही रूपरेखा संबंधी कार्य पूरा हो सके। परीक्षा भवन में समय के दबाव को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक उत्तर को लिखने से पहले अभ्यर्थी उत्तर रेखा की रूपरेखा नहीं बना पाता। अगर आपके साथ भी गति का ऐसा संकट हो तो बेहतर होगा कि 20 में से शुरुआती 7-8 प्रश्नों का उत्तर आप संक्षिप्त रूपरेखा के आधार पर लिखें और बाद में के प्रश्नों को उत्तर सीधे लिख दें। उत्तर लिखना। एक अच्छा उत्तर वह है जो प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद अभ्यर्थियों को वास्तविक उत्तर लेखन करना चाहिए। एक अच्छे उत्तर की मुख्यतः 2 विशेषताएं होती हैं, प्रामाणिकता तथा प्रवाह। प्रामाणिकता का अर्थ है कि उत्तर में ऐसे ठोस तथ्य और तर्क विद्यमान होने चाहिए जिनसे प्रश्न की वास्तविक मांग पूरी होती हो, अर्थात परीक्षक को उत्तर पढ़कर यह महसूस होना चाहिए कि अभ्यर्थी ने विषय का गंभीर अध्ययन किया है। प्रवाह का अर्थ है कि उत्तर के पहले शब्द से अंतिम शब्द तक ऐसी क्रमबद्धता होनी चाहिए कि परीक्षक को उत्तर पढ़ते समय बीच में कहीं भी रुकना ना पड़े। बिंदुओं में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, यह भी अधिकांश उम्मीदवारों की एक समान जिज्ञासा है कि उन्हें उत्तर लेखन के अंतर्गत बिंदुओं या का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना संभव नहीं है। यह निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। अगर प्रश्न की प्रकृति ऐसी है कि उसके उत्तर में विभिन्न तथ्यों या बिंदुओं को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है तो निसंदेह उसमें बिंदुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु अगर प्रश्न की प्रकृति शुद्ध विश्लेषणात्मक है तो बिंदुओं के प्रयोग से बचना आवश्यक है। ऐसा उत्तर पैराग्राफ पद्धति के अनुसार लिखना ही ठीक रहता है। रेखा चित्रों का प्रयोग करें या नहीं। अभ्यर्थियों के मन में एक दुविधा इस बात को लेकर भी रहती है, उन्हें किसी उत्तर में रेखा चित्र जैसे पाई डायग्राम, वेन डायग्राम, तालिका, फ्लो चार्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि निबंध तथा विश्लेषणात्मक प्रश्नों में प्रायः इस प्रवृत्ति से बचना ही अच्छा रहता, किंतु यदि प्रश्न की प्रकृति ऐसी हो कि इसमें विभिन्न वस्तुओं का आपसी संबंध या वर्गीकरण आदि दिखाए जाने की ज़रूरत हो तो रेखा चित्र का प्रयोग हो सकता है। कई जटिल अवधारणाओं में अंतर जितनी आसानी से किसी डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता उतनी आसानी से लिखित शब्दों के माध्यम से नहीं।
सार यह है कि जहाँ विभिन्न धारणाओं के पारस्परिक संबंधों या वर्गीकरण आदि को स्पष्ट करना हो, वहाँ रेखाचित्र जैसी शैली का प्रयोग करना हमेशा फायदेमंद होता है, किंतु शुद्ध विश्लेषणात्मक प्रश्नों में ऐसे प्रयोगों से बचना चाहिए। शब्दावली का प्रयोग। उत्तर लिखने में भाषा शैली की सरलता एवं सहजता बनाए रखना चाहिए। शब्दों के चयन में इतनी सावधानी बरतना अनिवार्य है कि उत्तर की गरिमा से समझौता न हो। जहाँ भी कोई जटिल तकनीकी शब्द पहली बार आए, वहाँ आपको कोष्ठक में अंग्रेजी का शब्द भी लिख देना चाहिए। कोष्ठक में लिखते समय आप रोमन लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी की ऐसी तकनीकी शब्द का प्रयोग देवनागरी लिपि में करते हैं तो उसके लिए कोष्ठक की ज़रूरत नहीं है, किंतु ध्यान रखें कि इस सुविधा का प्रयोग केवल बहुत ज़रूरी शब्दों के लिए ही किया जाना चाहिए। अगर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग समान अनुपात से अधिक मात्रा में हुआ तो परीक्षक के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यहाँ तक संभव हो अपनी शब्दावली को सरल सहज बनाए रखने का प्रयास करें। उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना। उत्तर लेखन का अंतिम पक्ष यह है कि हम अपने उत्तर को ज़्यादा सुंदर व प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। उत्तर के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों तथा वाक्यों को रेखांकित करना ना भूलें, पर यह ध्यान रखें कि रेखांकन का प्रयोग जितनी कम मात्रा में करेंगे उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। कई विद्यार्थी लगभग हर पंक्ति को ही रेखांकित कर देते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह काले और नीले दो रंगों के पेन का प्रयोग करे। जैसे वह नीले पेन से उत्तर लिख सकता है और काले पेन से महत्वपूर्ण हिस्सों को रेखांकित कर सकता है, पर यह ध्यान रखें कि इन दोनों रंगों के अलावा अन्य किसी भी रंग के पेन का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। आपकी लिखावट जितनी साफ सुथरी होगी, आपको अधिक अंक मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अच्छी हैंडराइटिंग से एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिल जाता है जो अंततः अंकों के लाभ में परिणत होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग साफ नहीं है तो नुकसान होना तय है। इसलिए अभी से कोशिश कीजिए कि हैंडराइटिंग कम से कम ऐसी ज़रूर हो जाए कि उसे पढ़ते हुए परीक्षक को तनाव या सिर दर्द न हो। अपने शब्दों तथा पंक्तियों के मध्य खाली स्थान इस तरह से छोड़े कि आपकी उत्तर पुस्तिका आकर्षक नजर आए। दो पंक्तियों के बीच में जितना गैप छोड़ते हैं, दो पैराग्राफों के बीच में उससे कुछ ज़्यादा गैप छोड़े, ताकि दूर से देखकर ही यह समझ आ जाए कि कहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। इसी प्रकार हर नया पैराग्राफ लगभग एक ही स्केल से शुरू करें। बाएं तरफ जहां लिखने का स्थान शुरू होता है वहां से लगभग 2 शब्दों का खाली स्थान छोड़कर पैराग्राफ शुरू करना चाहिए और सही पैराग्राफ उसी बिंदु से शुरू किए जाने चाहिए। परीक्षा में समय प्रबंधन। मुख्यतः परीक्षा के प्रायः सभी प्रश्नों में एक बड़ी समस्या यह भी आती है कि 3 घंटों में सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाए, प्रत्येक प्रश्न को कितना समय दिया जाए, सभी प्रश्न किए जाएं या कुछ को छोड़ दिया जाए, आदि आदि। कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षा में समय का विभाजन प्रत्येक प्रश्न के लिए बराबर होना चाहिए, किंतु मैंने मनोवैज्ञानिक स्तर से इस बात को सही नहीं माना जा सकता। शुरुआती उत्तरों का प्रभाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और अंत तक उस प्रभाव के आधार पर लाभ या नुकसान होता रहता है। इसलिए शुरुआती कुछ प्रश्नों पर तुलनात्मक रूप से अधिक समय दिया जाना चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। अगर आप सभी प्रश्नों में सिर्फ फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख देंगे तो आपको भी ठीक ठाक अंक मिलने की संभावना रहती है। उत्तर पुस्तिका के अंतिम हिस्से तक पहुँचते पहुँचते परीक्षक मन में अभ्यर्थी के बारे में एक राय बन चुकी होती है और अंकों का निर्धारण प्रायः उस राय के आधार पर ही हो रहा होता है। अगर आपके बारे में पहले ही अच्छी राय बन गई है तो अंतिम कुछ प्रश्नों में डायग्राम या सिर्फ बिंदु देखकर भी परीक्षक अच्छे अंक दे देगा, क्योंकि वह आपके पक्ष में सकारात्मक अभिवृत्ति बना चुका होता है। लेकिन अगर आप कुछ प्रश्न पूरी तरह छोड़ देंगे वो चाहकर भी आपको अंत में नहीं दे सकेगा अंक, क्योंकि आपके ने उसके अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया। सार यह है कि कोशिश करनी चाहिए कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। हाँ, जो प्रश्न अभ्यर्थी को आता ही नहीं है वह तो उसे छोड़ना ही होगा। अगर आपको उपरोक्त बिंदु सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्तर श्रेष्ठ होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये 64वीं बीपीएससी के लिए आपको ये जो टोटल है उसको अगर, क्योंकि आपको सबसे अच्छी चीज़ है समालोचना आलोचना किस तरह लिखना है ये आपको मैंने बताया, तो आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखें 3 बार देखें, क्योंकि 64वीं बीपीएससी मेंस में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा और अच्छे अंक लाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि प्रश्न आपको जो टोटल लिखने हैं वो आपको
अगर टोटल है जो कि 16 और 6 22 प्रश्न है जो कि आपको लिखने हैं मात्र। तो आप जितनी अच्छी से उसको लिखेंगे तो मार्क्स को भी मात्र है जो कि आपको 900 अंकों की परीक्षा होगी। तो इन बिंदुओं को है जो कि आपको अगर नहीं समझ में आता है तो नोट कर लें और उसको है जो कि समझे डिफरेंस क्या रहता है क्वेश्चनों के बीच में। तो इसी के साथ धन्यवाद।